नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएस फीड्स न्यूज़ मेकर सीरीज में। आज बारी है बिहार के डिप्टी सीएम, जी हाँ, बिहार के नए बने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की। थोड़ा सा पहले हम परिप्रेक्ष्य समझ लेते हैं कि हम किस परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, या जिसे अंग्रेजी में कॉन्टेक्स्ट कहा जाता है। बिहार में सरकार बन गई है एनडीए की। नीतीश कुमार सीएम बने हैं, लेकिन उतने मजबूत सीएम नहीं हैं शायद जितना पिछली बार थे। कारण क्या है? 67 एमएलए थे उनके, जी हाँ, 67 एमएलए उस विधानसभा में जो 2015 से 2020 तक रही। 2020 के बाद से जो विधानसभा है, उस विधानसभा में उनके रह गए 43 एमएलए, यानी कि लगभग 25 एमएलए कम। वहीं अकेले जो बीजेपी है उसके पास है 74 एमएलए। जी हाँ, बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत इम्प्रूव हुई है और पार्टी के अंदर से ये डिमांड उठने लगी थी कि इवन जो सीएम पद है वो इस बार बीजेपी को मिले। लेकिन अमित शाह और जेपी नड्डा और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सूझबूझ दिखाते हुए बिल्कुल ये क्लियर कर दिया, साफ संदेश दे दिया कि सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे। अब नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, लेकिन एक बात आई कि ये तो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से हुआ। जो सरकार थी या नीतीश कुमार जो थे, उनके खिलाफ जनता ने वोट किया, ऐसा आरजेडी के लोग और बाकी सभी लोग कह रहे थे। तो जब नीतीश कुमार को सीएम बना दिया, तो जो डिप्टी सीएम थे सुशील कुमार मोदी, उनका फिर क्या किया जाए? क्योंकि सुशील कुमार मोदी जो है वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी समझे जाते हैं। करीबी तो वर्क रिलेशन तो अभी जो 2 सीएम बने हैं उनके भी अच्छे रहे हैं नीतीश कुमार से। लेकिन सुशील कुमार मोदी के बारे में ये माना जाता रहा कि वो जो है नीतीश कुमार की वक्त वक्त पर पैरवी करने लगते हैं, जहाँ पैरवी नहीं करनी होती है वहाँ भी करने लगते हैं। और ये बहुत ही एविडेंटली हमने देखा था और सारी मीडिया में भारत में कवर हुआ था, मुख्य तौर पे साल 2012 में। साल 2012, जी हाँ, याद करिए वो साल जब बीजेपी के अंदर होड़ लगी हुई थी पीएम कैंडिडेट अपने आप को अनाउंस कराने के लिए। बीजेपी के बड़े नेता काफ़ी कोशिश कर रहे थे, लगभग सभी बड़े नेता जो है वो कोशिश कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वो या आडवाणी जी या कोई ना कोई पीएम उनमें से कोई बन जाए या उम्मीदवार बन जाए, डिक्लेयर हो जाए। लेकिन नरेंद्र मोदी भी उसमें से एक थे। लेकिन इसी बीच जो है जो सुशील कुमार मोदी है, उन्होंने अपने सहयोगी, अपने सीनियर जो जेडीयू के जो सीएम थे बिहार में, नीतीश कुमार, उनको जो है पीएम मटेरियल बता दिया था। तो ये तब से ही चला आ रहा था। तो सुशील कुमार मोदी साइडलाइन हुए और सुशील कुमार मोदी की जगह 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। हमने थोड़ा परिप्रेक्ष्य सुशील कुमार मोदी का यहाँ पर इसलिए बताया क्योंकि सुशील कुमार मोदी के पास जितने विभाग थे, वित्त से लेके वन तक, वो सारे के सारे विभाग, उन सभी के सभी विभागों का मंत्री अब तारकिशोर प्रसाद को बनाया गया है। यानी कि सीधे सीधे सुशील कुमार मोदी की सरकार के अंदर जो पकड़ थी, वो पूरी की पूरी पकड़ जो ट्रांसफ़र हो गई है, वो तारकिशोर प्रसाद के पास ट्रांसफ़र हो गई है। अब जैसा कि हमने पहले न्यूज़ मेकर सीरीज़ में रेणु देवी को लिया था, उन्हें भी डिप्टी सीएम बनाया गया है, पर उन्हें पंचायती राज दिए गए हैं। हालांकि उन्हें ईबीसी का डिपार्टमेंट भी मिला है और भी 2-3 छोटे मोटे मंत्रालय उनको मिले हैं। लेकिन समहाउ माना यही जा रहा है कि तारकिशोर प्रसाद जो है उनका वर्चस्व ज़्यादा रहेगा। और ये एक और बात से स्पष्ट हो जाता है कि तारकिशोर प्रसाद वो रेणु देवी से एक तरीके से थोड़ा ज़्यादा सीनियर पोजीशन पे हैं। अगर हम ध्यान दें कि बीजेपी के विधानमंडल का नेता किसको बनाया गया है, बीजेपी के बिहार के विधानमंडल का नेता तारकिशोर प्रसाद को बनाया गया है और उनके डेप्यूटी लीडर किसको बनाया गया है, रेणु देवी को। यानी कि ये बात साफ है कि पार्टी हायरार्की में तारकिशोर प्रसाद
रेणु देवी से ऊपर हैं। हालांकि रेणु देवी जो है नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हैं बीजेपी की, लेकिन यहाँ पर विधानमंडल का नेता होना, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा में जितने भी बीजेपी के एमएलए हैं उनका नेता होना, वो एक बड़ी बात होती है। तो अगर हम मंत्रालय की बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंत्रालय किसको दिए गए, वित्त समेत, वो दिए गए तारकिशोर प्रसाद को। और अगर हम विधानमंडल दल की बात करें तो उसमें सीनियर पोजीशन किसको दी गई, तारकिशोर प्रसाद को ही। तो ये तो तय है कि नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर पे तारकिशोर प्रसाद है, और हालांकि डिप्टी सीएम रेणु देवी भी है, लेकिन वो समहाउ तीसरे नंबर पे हैं। अब ये बात और है कि रेणु देवी जो है वो तारकिशोर प्रसाद से पहले एमएलए बन चुकी हैं, और एक टर्म ज़्यादा वो पहले एमएलए बनी थी। अगर आप ध्यान दें तो रेणु देवी जो है वो साल 2000 में ही एमएलए बन गई थी, जबकि तारकिशोर प्रसाद जो है 2005 में एमएलए बने। और राजनीति में 15 साल के अंदर अंदर जो आदमी 2005 में पहली बार एमएलए बना हो, 15 साल के अंदर अंदर डिप्टी सीएम बन जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आइए अब हम थोड़ा सा जानते हैं तारकिशोर प्रसाद के पर्सनैलिटी के बारे में थोड़ा सा। तारकिशोर प्रसाद जो है वो 64 साल के हैं। 1956 में उनका जन्म हुआ था बिहार के सहरसा ज़िले में। उसके बाद जो है वो दरभंगा से उन्होंने अपनी स्कूलिंग करी। वो 12वीं पास ही हैं। कई लोगों ने हालांकि इस बात को भी क्वेश्चन किया है कि 12वीं पास व्यक्ति को क्यों मंत्री बनाया गया, वित्त मंत्री वो भी। तो वो 12वीं पास हैं, लेकिन वो एक बेहद तेज़ तर्रार नेता है। डिबेट बहुत अच्छी करते हैं, पार्टी के पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह लोगों को समझाते हैं, और सीमांचल से आते हैं। उन्होंने जो 12वीं दरभंगा से करी, और उसके बाद जो है जो उन्होंने अपनी कर्मभूमि पॉलिटिक्स में जो वो शामिल हुए, एबीवीपी में वो शामिल हो गए थे, वो छात्र नेता बन गए थे दरभंगा में ही। उसके बाद जो है जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी, जब उन्हें अपना चुनाव करना था कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन लड़ें, तो साल 2005 में वो पहली बार जो है उन्होंने इलेक्शन लड़ा। साल 2005 में बिहार में 2 बार इलेक्शन हुआ था। पहली बार जब इलेक्शन हुआ था उसमें कोई सरकार नहीं बना पाया था, बिल्कुल हंग मैंडेट था। और फिर उसके बाद जो है अक्टूबर के महीने में दोबारा से इलेक्शन हुआ था। तो दोबारा से जो इलेक्शन हुआ था उन्होंने जीता था महज 165 वोट से। जी हाँ, महज 165 वोट से। और उन्होंने राम प्रकाश महतो को उस समय हराया था। और कमाल की बात यह है कि इस इलेक्शन में भी उन्होंने राम प्रकाश महतो को ही हराया है साल 2020 में। और उन्होंने राम प्रकाश महतो को इस बार 12,000 से ज़्यादा वोट से हराया है। तो एमएलए बने वो कटिहार से साल 2005 में। फिर उसके बाद 2010 में वो फिर से एमएलए बने। फिर उसके बाद 2015 में उन्होंने अपनी सीट को बरकरार रखा। 2015 की जीत, जी हाँ, 2015 की जीत एक बहुत अहम जीत है। अहम जीत क्यों है? क्योंकि आपको याद होगा कि 2015 में आरजेडी और जेडीयू का अलायंस हुआ था। आरजेडी और जेडीयू के अलायंस के सामने कई बड़े बीजेपी के नेता इलेक्शन हार गए थे। रेणु देवी, जिन्हें कि डिप्टी सीएम बना गया है, बेतिया से वो इलेक्शन हार गई थी। 2015 में वो नहीं जीत पाई थी, लेकिन तारकिशोर प्रसाद ने जेडीयू के कैंडिडेट को एक अच्छे मार्जिन से 2015 में हराया। और 2020 में उन्होंने राम प्रकाश महतो, जो आरजेडी से लड़ रहे थे, उन्हें भी अच्छे मार्जिन से हराया। तो 4 बार के लगातार एमएलए हैं तारकिशोर प्रसाद। तारकिशोर प्रसाद के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्हें खेलों से बहुत ज़्यादा लगाव है। वो कई सारे खेल संघों में या तो अध्यक्ष हैं या इम्पोर्टेंट भूमिका में हैं। और ये बिहार के जो स्टेट लेवल पे भी वो कई इम्पोर्टेंट संघों में हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, जैसे कि क्रिकेट होता है, टीटी है, बॉक्सिंग है, इस सब में जो है वो लगातार वो शामिल रहे हैं। और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें न केवल खेलों से लगाव है, बल्कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी काफ़ी प्रयास करते हैं। और इंडोर स्टेडियम्स बनाना और खिलाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, ऐसी कई सारी गतिविधियों में वो लगातार इन्वॉल्व रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद खेलों को तो बढ़ावा देते ही हैं,
साथ ही वो एक धनी एमएलए भी हैं, ये भी हमें गौर करना होगा। चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के मुताबिक वो करोड़पति हैं। जी हाँ, उनकी कुल संपत्ति है 1,90,00,000 रुपये। इसमें अचल संपत्ति है 1,40,00,000 रुपये। वहीं जो उनकी चल संपत्ति है वो है 49.4 लाख रुपीज़। अगर उनकी आय की बात करें तो वो आती है 3.87 लाख रुपीज़। तो तारकिशोर प्रसाद जो है उनके बारे में ये बात भी अहम है कि उन्होंने अपना जो व्यवसाय बताया है वो कृषि और व्यापार बताया है हलफनामे में। उनके मुताबिक वो कृषि और व्यापार से जो है वो मेन इनकम अपनी करते आए हैं अभी तक। तारकिशोर प्रसाद सीमांचल के एक धुरिंधर नेता रहे हैं। तारकिशोर प्रसाद की मेहनत की वजह से ही बीजेपी की बिहार के सीमांचल इलाके में अच्छी परफॉर्मेंस रही है और इसी का उन्हें रिवार्ड दिया गया है विधानमंडल का नेता बना करके और डिप्टी सीएम बना करके। माना जाता है कि तारकिशोर प्रसाद एक डिसिप्लिन्ड संघ के आदमी भी रहे हैं, इसका भी उन्हें लाभ मिला है। तो ये थे हमारे आज के न्यूज़ मेकर तारकिशोर प्रसाद। न्यूज़ मेकर सीरीज़ में कल बारी आएगी एक और न्यूज़ मेकर की। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए INS फीड्स।